नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर अपनी गहन पड़ताल यानी डीप डाइव करने वाले हैं जिसे सुनते ही शायद कुछ लोगों को नींद आने लगे। हाँ, और वो विषय है भारत का स्टैटिक जीके। मतलब रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की जान है ये। बिल्कुल, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि यार ये स्टैटिक जीके तो बहुत बोरिंग होता है, सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। और मजे की बात ये है कि जो लोग इसे बोरिंग मानते हैं वो एग्जाम में अक्सर इसी हिस्से में नंबर गवा देते हैं। अरे हाँ, वो तो है। पर आज हमारा मिशन सिर्फ इन फैक्ट्स को रटना नहीं है। हम लिटरली इन सारे बिखरे हुए पॉइंट्स को जोड़कर एक कहानी बनाने वाले हैं। सही कहा आपने। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे पेंच, तार और माइक्रोचिप्स पड़े हों तो वो कबाड़ लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो एक शानदार मशीन बन जाती है। क्या बात है, ये मशीन वाली उपमा बहुत सटीक है। तो चलिए इस मशीन का ब्लूप्रिंट समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस जमीन से जिस पर यह मशीन खड़ी है, यानी भारत का भूगोल। किसी भी देश की कहानी, मतलब उसकी असली कहानी, उसके भूगोल से ही शुरू होती है। तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। हाँ, और इसका सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, करीब 15,106 किलोमीटर। अच्छा, ये वाला फैक्ट तो एग्जाम में फंसा सकता है। लोगों को लगेगा चीन या पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री है। बिल्कुल, यही तो ट्रैप है। और अगर हम भौगोलिक विविधता की बात करें तो एक तरफ उत्तर में विशाल हिमालय है और दूसरी तरफ एक सेकेंड, हिमालय से मुझे एक बहुत दिलचस्प पॉइंट याद आया। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट भारत में है। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। लिटरली 60% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। मतलब मैं भी पहले यही सोचता था, पर एवरेस्ट तो नेपाल में है ना। एकदम सही। अगर हम भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी केटू है और उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है। वाह, ये तो पक्का याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हमारी डेटा में कुछ दर्रों का भी जिक्र है, जैसे काराकोरम दर्रा जो करीब 5300 मीटर की ऊंचाई पर है। हाँ, और ये दर्रे सिर्फ पहाड़ पार करने के रास्ते नहीं थे। मतलब अगर आप ध्यान से सोचें तो ये प्राचीन समय के इंटरनेट की तरह थे। प्राचीन इंटरनेट, ये थोड़ा समझाएंगे? मतलब जैसे आज फाइबर ऑप्टिक केबल से डेटा पूरी दुनिया में जाता है, हाँ। वैसे ही सदियों पहले इन्हीं दर्रों से व्यापार, विचार और संस्कृतियां एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही नया नजरिया है देखने का। और नदियों ने भी तो यही काम किया होगा। बिल्कुल, नदियां तो किसी भी सभ्यता की पहली कम्युनिकेशन लाइन होती हैं, जैसे हमारी गंगा नदी। हाँ, जो 2525 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी। और अगर हम पानी के वॉल्यूम यानी आयतन के हिसाब से देखें तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। लेकिन इन सब में मुझे लूनी नदी का फैक्ट सबसे अजीब लगा। लूनी नदी, वो क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के थार मरुस्थल से निकलती तो है, पर किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ये सीधे कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। अच्छा, हाँ, एक नदी जो रेगिस्तान में ही खत्म हो जाए, ये लिटरली प्रकृति का एक बहुत अनोखा सिस्टम है ना? और भूगोल में इतना ही विरोधाभास है। मतलब एक तरफ हमारे पास मेघालय का मौसिन रण है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ राजस्थान का बाड़मेर जो भयानक गर्मी का केंद्र है। सही कहा। अच्छा, अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और इसी वजह से भारत को एक पेनिनसुलर कंट्री यानी प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। और शायद इसीलिए इंसान ने इस भूगोल को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, जैसे बड़े बड़े बांध बनाना। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा है, और उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध जो करीब 4.8 किलोमीटर लंबा है। 4.8 किलोमीटर, बाप रे। लेकिन क्या इतने विशाल बांध बनाना प्रकृति के खिलाफ नहीं था? देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल बहस है। जब देश आजाद हुआ तो करोड़ों लोगों को खाना खिलाने और बिजली देने की चुनौती थी। तो मतलब हरित क्रांति के लिए ये सब करना जरूरी था। बिल्कुल, अगर पानी को रोककर खेतों तक नहीं ले जाते तो अकाल आ सकता था। तो भूगोल ने चुनौती दी और हमने इंजीनियरिंग से जवाब दिया। वाकई ये सब आपस में कितना जुड़ा हुआ है। पर जहां जमीन और नदियां होती हैं वहां लोगों के बीच संघर्ष भी होता है। एकदम सही कह रहे हैं आप, और यहीं से हमारा इतिहास आकार लेता है। तो चलिए इस मशीन के दूसरे हिस्से यानी इतिहास की तरफ बढ़ते हैं।
हमारे नोट्स में आधुनिक इतिहास की टाइमलाइन बहुत तेजी से भागती है। हाँ, अगर आप देखें तो ये पूरा इतिहास एक चेन रिएक्शन की तरह है। जैसे 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये मुझे हमेशा अजीब लगता है, मतलब एक प्रशासनिक फैसले ने इतने बड़े स्वदेशी आंदोलन को कैसे शुरू कर दिया? क्योंकि वो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था ना, अंग्रेजों की रणनीति थी फूट डालो और राज करो। अच्छा, तो वो राष्ट्रवाद को धर्म के नाम पर बांटना चाहते थे। हाँ, और जब लोगों को ये समझ आया तो उनका गुस्सा स्वदेशी आंदोलन बन गया। लोगों ने पहली बार विदेशी कपड़े जलाए। और यही गुस्सा फिर 1919 तक आते आते एकदम बारूद बन गया। वो बिल्कुल। साल इतिहास का बहुत काला अध्याय है। बिल्कुल, उसी साल रॉलेट एक्ट आया था, मतलब बिना किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में डालने का कानून। और उसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। उस एक घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सही बात है। उस घटना के बाद लिटरली लोगों का अंग्रेजों के न्याय से भरोसा ही उठ गया। और फिर यहीं से बड़े आंदोलनों की नींव पड़ी। 1920 का असहयोग आंदोलन और फिर 1930 का दांडी मार्च। दांडी मार्च जो 241 मील लंबा था, सिर्फ नमक जैसी बेसिक चीज पर टैक्स के खिलाफ। और फाइनली 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जहां करो या मरो का नारा दिया गया। तो देखा आपने कैसे ये एक प्रोग्रेशन था। 1905 में कपड़े जलाएं, 30 में कानून तोड़ा और 42 में सीधे सत्ता उखाड़ फेंकने की बात की। बहुत ही लॉजिकल चेन रिएक्शन है ये। लेकिन हमारे स्रोतों में सिर्फ ये आधुनिक क्रांतियां नहीं है, कुछ बहुत प्राचीन किताबों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और पाणिनि की अष्टाध्यायी भी। पर एक सेकंड, ये अष्टाध्यायी तो संस्कृत व्याकरण की किताब है ना, इसे राष्ट्र निर्माण के फैक्ट्स में क्यों रखा है? ये बहुत ही ब्रिलियंट सवाल है। देखिए, व्याकरण सिर्फ भाषा ठीक करने के लिए नहीं होता। अच्छा, तो फिर? जब पाणिनि ने संस्कृत को अष्टाध्यायी के जरिए एक ढांचा दिया, तो उन्होंने कम्युनिकेशन को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज किया, ताकि पूरे साम्राज्य में नियम और आदेश बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच सकें। एकदम सही। मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े राज को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड भाषा चाहिए थी। अरे वाह! और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी तो सिर्फ इकोनॉमी की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो राज्य चलाने की कला, गुप्तचर व्यवस्था और कूटनीति का पूरा विज्ञान है। मतलब ये किताबें उस समय की टाइम मशीन है, जो बताती हैं कि प्रशासन की नींव यहाँ कितनी पुरानी है। हाँ, पर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो सिर्फ पुरानी किताबों से तो काम नहीं चल सकता था ना। सही कहा। एक आधुनिक देश को चलाने के लिए नए नियमों की जरूरत थी, एक नए मैनुअल की। और वो नया मैनुअल था हमारा संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारे डेटा के मुताबिक इस संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो ये साफ कर देता है कि अब असली पावर किसी राजा के पास नहीं बल्कि आम जनता के पास है। बिल्कुल। ओरिजिनली इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, जो अब बढ़कर 470 से भी ज्यादा हो गए। इसमें 12 अनुसूचियां और 6 मौलिक अधिकार भी हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। और इन मौलिक अधिकारों में से कुछ आर्टिकल्स पर एग्जाम में हमेशा सवाल आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 19 जो हमें स्वतंत्रता देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। हाँ, और डेटा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा केस इसी आर्टिकल पर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का मतलब इज्जत और गरिमा के साथ जीना है। अच्छा, मतलब इसी वजह से स्वच्छ हवा का अधिकार या निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार भी इसी से निकला है। बिल्कुल, ये समय के साथ लगातार अपडेट होता रहता है। एक और आर्टिकल है जो हाल ही में बहुत न्यूज में था, आर्टिकल 370। हाँ, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, जिसे 2019 में निरस्त कर दिया गया। ये तो करंट अफेयर्स का भी बड़ा टॉपिक है। और आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। लेकिन इन सब में मेरा फेवरेट है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि अगर बाकी मौलिक अधिकार एक महंगी मशीन है, तो आर्टिकल 32 उस मशीन का वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड। हाँ, मतलब अगर आपके अधिकार काम नहीं कर रहे या कोई उन्हें छीन रहा है, तो आप वो वारंटी कार्ड लेकर सीधे सर्विस सेंटर जा सकते हैं। और वो सर्विस सेंटर है हमारा सुप्रीम कोर्ट,
जो कि दिल्ली में है। एकदम सही। जहां मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और 33 अन्य जज बैठते हैं। ये वारंटी कार्ड वाली उपमा मुझे बहुत पसंद आई। वैसे अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र को चलाने के लिए हमारी संसद भी है। हाँ, जिसके 2 सदन हैं। लोकसभा जिसमें 543 सीट्स हैं और राज्यसभा जिसमें 245 सीट्स हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात जो मुझे पता चली, देश का जो बजट होता है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो पैसों पर कंट्रोल जनता का ही होना चाहिए। क्या बात है, हर चीज के पीछे इतना लॉजिक है। पर सिर्फ संसद से देश नहीं चलता, उसके लिए एक इकोनॉमिक इंजन भी चाहिए। और वो इंजन आजादी से पहले ही बनना शुरू हो गया था। जैसे 1935 में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। पर आजादी के बाद हमने जो मॉडल अपनाया वो पंचवर्षीय योजनाओं का था। हाँ, 5-year प्लान्स। ये बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था का। डेटा में लिखा है कि जो पहली योजना थी वो पूरी तरह से कृषि और बांधों पर फोकस थी। क्योंकि उस समय लोगों का पेट भरना सबसे जरूरी था। हमने भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे बांध बनाए। लेकिन तुरंत बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में सब कुछ बदल गया। उसमें महालोनोबिस मॉडल आएगा, जिसका पूरा जोर भारी उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्रीज पर था। यही तो मुझे समझ नहीं आया। मतलब अगर देश को खाने की जरूरत थी तो सारा पैसा अचानक स्टील और फैक्ट्री पर क्यों लगा दिया? देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर किसान को खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए और हमारे पास ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री ही नहीं है तो क्या होगा? हमें हमेशा दूसरे देशों से ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। एग्जैक्टली। महालोनोबिस मॉडल का विजन यही था कि हमें सिर्फ सामान नहीं बनाना है, हमें मशीनें बनाने वाली मशीनें खुद बनानी है। अच्छा, तो मतलब स्टील प्लांट और पावर ग्रिड लगाना उस समय भले ही मुश्किल लगा हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो जरूरी था। बिल्कुल, बिना भारी उद्योगों के कोई भी देश आर्थिक आजादी नहीं पा सकता। वाकई ये तो बहुत गहरी रणनीति थी। और फिर समय के साथ हमने नाबार्ड बनाया 1982 में कृषि लोन के लिए, और 1992 में सेबी, ताकि शेयर बाजार में पारदर्शिता आए। तो अब हमारी जमीन सेट है, इतिहास का सबक मिल गया है और संविधान और इकोनॉमी का इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो जब एक देश की जमीन मजबूत हो जाती है तो वो आसमान की तरफ देखने का साहस करता है। यानी विज्ञान और अंतरिक्ष, और ये वाला सेक्शन मेरा सबसे फेवरेट है। होना भी चाहिए। आजाद भारत ने विज्ञान में जो छलांग लगाई है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल, 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। और वहां से शुरू हुआ सफर 2008 में चंद्रयान-1 तक पहुंचा, जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। और फिर 2014 का मंगलयान। मंगलयान तो लिटरली एक केस स्टडी है। पूरी दुनिया में सबसे कम बजट में, और वो भी पहले ही प्रयास में, मंगल तक पहुंचना। हाँ, ये तो हमने रिकॉर्ड ही बना दिया था। मैंने पढ़ा था कि रॉकेट बहुत भारी पेलोड सीधे मंगल तक नहीं ले जा सकता था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने पृथ्वी की ग्रेविटी को ही एक गुलेल यानी स्लिंग शॉट की तरह इस्तेमाल किया। वाह, मतलब कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। लेकिन कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस बात को। किस बात को? कि यार देश में अभी भी गरीबी है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो ऐसे में चांद और मंगल पर करोड़ों खर्च करने का क्या दुख है? ये आलोचना बहुत कॉमन है, पर अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ झंडा गाड़ने के लिए नहीं होता। तो इसका जमीनी फायदा क्या है? बहुत फायदे हैं। आज समुद्र में तूफान आने से पहले मछुआरों को जो अलर्ट मिलता है वो इन्हीं सैटेलाइट से आता है। अच्छा। और किसानों को जो मौसम की सटीक जानकारी मिलती है वो भी स्पेस साइंस की देन है। दूर दराज के गांवों में टेलीमेडिसिन, इंटरनेट और संचार, ये सब इसरो के मिशंस के बाय प्रोडक्ट्स हैं। अरे हाँ, और रक्षा के क्षेत्र में भी तो, जैसे अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल नहीं है, ये देश को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का विज्ञान है। बहुत खूब। और इसी बौद्धिक क्षमता को वैश्विक मंच पर भी पहचान मिली है। हाँ, अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो सबसे बड़ा है हमारा भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और उसी साल वैज्ञानिक सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये मिला था। और अभी हाल ही में 2024 में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को और PV नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर आप इन नामों को देखें, कृषि, विज्ञान, इकोनॉमी, ये सिर्फ व्यक्तियों के नाम नहीं है। ये बताते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्राथमिकताएं क्या रही हैं।
एकदम सही बात है। और नोबेल प्राइज की टाइमलाइन भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को तो 1913 में ही साहित्य का नोबेल मिल गया था। और सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल मिला। और फिर 2009 में वेंकी रामकृष्णन को केमिस्ट्री का। मतलब ये टैलेंट और ये ज्ञान इस धरती पर हमेशा से था, बस उसे सही समय पर दुनिया के सामने आने का मौका मिला। बिल्कुल। तो अब जब हम इन सारे फैक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं, चाहे वो महालनोबिस का हेवी इंडस्ट्री मॉडल हो, संविधान का आर्टिकल 32 हो, या चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो, ये सारे फैक्ट्स जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ स्टैटिक जीके कहकर रटते हैं, ये बिल्कुल भी स्टैटिक या स्थिर नहीं है। सही कहा, ये बहुत ही डायनामिक हैं। ये उन सारे संघर्षों और सपनों के जिंदा सबूत हैं जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। और यही वजह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन पर इतने सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक आप इस ब्लूप्रिंट को नहीं समझेंगे, आप इस विशाल मशीन को कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। और आज के इस शोर शराबे वाले दौर में जब हर दिन न्यूज़ और डेटा का सैलाब आता है, ये बुनियादी ज्ञान ही हमें सही नजरिया देता है। एकदम सच का। जब भी कोई नया कानून बनता है, या शेयर बाजार में उछाल आता है, या इसरो कोई नया रॉकेट लॉन्च करता है, तो उसके पीछे हमेशा यही भूगोल, यही इतिहास और यही संविधान काम कर रहा होता है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी और मजेदार चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा सवाल? एक विचार है, जरा सोचिएगा। मान लीजिए कि आज से 1000 साल बाद भविष्य के किसी इतिहासकार को खुदाई में एक बक्सा मिलता है, और उस बक्से में आज के इस स्टैटिक जीके के फैक्ट्स वाली एक डायरी मिलती है। अच्छा, वो डायरी जिसमें ये सब लिखा है कि हमारी नदियां कहाँ बहती थीं, बांध कितने ऊंचे थे। हाँ, और हमारे मौलिक अधिकार क्या थे, पंचवर्षीय योजनाएं कैसी थी, और हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कैसे लैंड किया था। तो वो इतिहासकार क्या सोचेगा? यही सवाल है। इन फैक्ट्स को देखकर वो इतिहासकार हमारी यानी 20वीं और 21वीं सदी के लोगों की प्राथमिकताओं के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या वो सोचेगा कि हम एक ऐसा समाज थे जो अपनी जमीन और मिट्टी से बहुत गहराई तक जुड़े हुए थे, या फिर वो सोचेगा कि हम ऐसे लोग थे जो बस किसी भी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर सितारों तक पहुंचने की जल्दी में थे? इस सवाल का जवाब जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है। क्या? कि इन आंकड़ों और फैक्ट्स के पीछे छुपी हमारी इच्छा शक्ति उस इतिहासकार को भी हैरान कर देगी। बिल्कुल। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये हमारी कहानी है। तो दोस्तों, ज्ञान के इस ब्लूप्रिंट को बस रटिए मत, इसे महसूस कीजिए और एक्सप्लोर करते रहिए। क्योंकि हर एक स्टैटिक पॉइंट के पीछे एक पूरी दुनिया सांस ले रही है। शानदार। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और सीखते रहिए। और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।